हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। सो आज मैं आपके सामने एक नई क्लास लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास दी थी और उसमें मैंने डिस्कस किया था मैथ के बारे में कि हम मैथ को किस प्रकार से, आपको 2 क्लास दी हैं। एक पहली क्लास थी आपकी बेसिक की और दूसरी क्लास थी कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्लास अच्छी लगी होंगी। और आगे आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट को किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं, मतलब इसको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए कि ये हमें एक ही बार में आने वाली जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्पफुल रहे। तो इससे पहले मैं आपके सामने वही मोटिवेशन स्पीच कुछ देना चाहता हूँ। इसको हम क्यों लिखता हूँ मैं, क्योंकि ये ऐसे लाइन होती हैं जो हमें ऊर्जावान बनाती हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर जुनून नहीं होगा, किसी भी चीज़ के प्रति पागलपन नहीं होगा, हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। सो आज की लाइन है, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। तुमने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब शुरू के स्टार्टिंग में तो रहते हैं लेकिन वो रेगुलर नहीं बन पाते हैं। और जो बच्चे रेगुलर नहीं रहते हैं, जो स्टूडेंट रेगुलर नहीं रहेंगे, उसको लक्ष्य को पाना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तभी किसी ने कहा है कि क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद, क्योंकि दोस्तों वक्त लगता है बीज को भी फसल बनने में। तुम जानते हो जब भी कोई भी किसान अपनी फसल को उगाता है और वो उस फसल को उगाता है तो उसको भी टाइम लगता है। सबसे पहले वो बीज को बोता है, तब जाके उसे फसल मिलती है। उसे फल कब मिलता है? जब वो पहले बीज बोएगा और उसकी पूरी तरह से केयर करेगा, रेगुलर उसमें वर्क करेगा, तब उसे फसल मिलती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये लाइन पसंद आई होंगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। क्योंकि मैथ के बारे में मैं दिखा चुका हूँ कि किस हिसाब से हमको मैथ को पढ़ना है। उसके लिए मैंने आपको 2 क्लास दे चुका हूँ और जिसने भी वो क्लास नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन क्लास को जाकर ज़रूर देखें, जिससे आपको ये पता चल सके कि मैथ को किस हिसाब से स्टार्टिंग करते हैं, किस हिसाब से मैथ को पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो जब भी बात इंग्लिश की आती है तो इंग्लिश में आपको जो इंग्लिश में मेन पार्ट होता है वो होता है आपका एक वोकैब होती है। वोकैबुलरी में आपका सिनोनिम आ जाता है, एंटोनिम आ जाता है, आइडम्स फ्रेजेज आ जाते हैं। उसके बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। उसके बाद आते हैं आपके स्पेलिंग एरर। तो जब भी मैं आपकी इंग्लिश की क्लास लूँगा उससे पहले, मान लो आज मैंने इंग्लिश की क्लास ली, पहली क्लास रहेगी, तो ये मत सोचना कि आज वोकैब नहीं रहेगी। वोकैब मैं डेली लूँगा जब भी इंग्लिश की क्लास रहेगी। मान लो किसी क्लास में मैंने सिनोनिम ले लिए 8-10 वर्ड, किसी क्लास में एंटोनिम ले लिए, किसी में आइडम्स ले लिए। मतलब इस हिसाब से करना है, ये नहीं है हमें सिर्फ अपने रूल रेगुलेशन पढ़ने इंग्लिश में। रूल्स के साथ साथ आपको उस थ्योरी के साथ साथ आपको ये वोकैब भी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि आजकल के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो वोकैब है वो आपका मेन रोल निभा रही है। जिसकी वोकैब अच्छी नहीं है वो उसका एग्ज़ाम को क्रैक करना भी मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको वोकैब पर भी ध्यान देना है और अपना जो जितने भी मैं रूल बताता हूँ तुम्हें, डेली उसका रिवीजन भी करना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में सिनोनिम के बारे में। देखो मैं टॉपिक आपका इंग्लिश को स्टार्ट करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले तुम थोड़ी वोकैब भी देख लो। ठीक है ना। देखो पहला वर्ड है आपका रिमॉन्स्ट्रेट। इसका मतलब होता है विरोध करना। देखो याद भी आपका इसी क्लास में करा दूंगा मैं। इसमें वर्ड छिप रहा है मॉन्स्ट्रेट, मॉन्स्टर जैसा, और मॉन्स्टर होता है आपका राक्षस। मान लो सभी लोग, जो पुलिस है वो, मान लो कोई दानव आ गया, दैत्य राक्षस आ गया, तो पुलिस क्या करती है, उसका विरोध करती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा रिमॉन्स्टर, मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का मतलब विरोध करना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोटेस्ट।
प्रोटेस्ट का मतलब भी क्या होता है, विरोध करना। तो जब भी आपको ये वर्ड मिल जाए, रिमॉन्स्ट्रेट विरोध करना, सिनोनिम क्या है, प्रोटेस्ट विरोध करना। आपके पेपर में कैसे आएगा, 3 वर्ड अलग रहेंगे और चौथा वर्ड प्रोटेस्ट रहेगा, तो आपको निशान लगाना है प्रोटेस्ट पर। ठीक है। अगला वर्ड है आपका फैकेड। इसका मतलब है मुखौटा। मुखौटा मतलब मान लो किसी को आप मुखौटा धरना, मतलब इसमें वर्ड छिपा है आपका फेक। अब आपको पता है फेक का मतलब क्या होता है, झूठा होता है, और मुखौटा बात एक ही है। तो फैकेड में फेक छिपा है और इसका मतलब मुखौटा। सिनोनिम है मास्क। मास्क से आप सिंपल सभी लोग परिचित हो, क्या होता है, मुखौटा ही होता है। अगला वर्ड है आपका गायरेट। इसका मतलब होता है चक्कर लगाना। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा वर्ड लिखा है गाय रेट, मतलब गाय का रेट। अब तुम सभी जानते हो जो गाय है उसका रेट क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, मतलब एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। ठीक है ना। तो अगर इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रोटेट। रोटेट का मतलब भी क्या होता है, चक्कर लगाना। इससे अगला है आपका फिल्मसी, मतलब कमज़ोर होना। इसका सिनोनिम क्या है, वीक। वीक से सभी लोग परिचित हैं, लेकिन इस वर्ड को याद कैसे करेंगे हम, फिल्मसी मतलब फिल्म से। अब मान लो जो ज़्यादा फिल्म देखता है, जो मूवी ज़्यादा देखता है, उसकी आंखों में क्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। तो फिल्म सी कमज़ोर। अगला वर्ड है हमारा बॉथर। बॉथर का मतलब होता है परेशान। देखो इस वर्ड को याद रखना बहुत ही आसान है। कैसे, जो बॉथर में वर्ड छुप रहा है आपका ब्रदर, और एक भाई अपने बहन को क्या करता रहता है, परेशान करता रहता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बॉथर ब्रदर, भाई बहन को क्या करता है, परेशान करता है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, हैरस। मतलब हैरस से याद रख लेना, थोड़ा हैरान, हैरान करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे। उसके अगला वर्ड है आपका इफिजी। इफिजी से मतलब होता है पुतला, और इसमें वर्ड छिपा है फिग। जैसे आप मैथ में यूज करते हो फिग, फिग का मतलब क्या हो जाता है, फिगर, और फिगर क्या होता है, पुतला। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टैचू। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिससे आप सभी लोग परिचित हो, पुतला। तो देखा अभी आपने कि हमने कैसे अपने सिनोनिम को कवर किया। तो चलिए हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि इंग्लिश सब्जेक्ट को किस हिसाब से पढ़ें। इंग्लिश को जब भी स्टार्ट करते हैं उससे पहले तुम्हें पता है, ये तो आपको सबको पता होगा कि आपके जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो लेटर होते हैं, टोटल लेटर कितने होते हैं तुम्हारे। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। और टोटल लेटर कितने होते हैं। देखो जो आपका अल्फ़ाबेट होता है वो तो सिर्फ एक ही होता है। अल्फ़ाबेट में आपके सब कुछ आ जाता है, क्या आ जाता है, A to Z। जैसे हमारे पास कोई भी एक माला बनती है, ठीक है, मान लो ये कोई माला है, ये टोटल क्या है, ये सिर्फ एक ही तो है, और ये एक ही क्या है, अल्फ़ाबेट। और इसमें जो फूल हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसे टोटल कितने फूल लिए गए हैं, टोटल कितने लेटर लिए गए हैं, 26। तो आपसे आगे कोई भी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि टोटल लेटर कितने, तो आपको बताना है 26। टोटल अल्फ़ाबेट कितने, तो आपको बताना है 1। ठीक है ना। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम। देखो जब भी आप इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं तो बात आ जाती है सबसे पहले आपके सेंटेंस पर ही, कि ये सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस मतलब वाक्य क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है आपका, वाक्य क्या होता है। देखो आपसे कह दिया जाता है कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन
ऑफ वर्ड, सिंपली कह देते हैं इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, मतलब यह हमारे शब्दों का जोड़ होता है। लेकिन ये जो आपकी एक्सप्लेनेशन में सिर्फ 50% ठीक है, ये आपके ग्रामेटिकल रूप से गलत है। क्यों? आपका जो सही एक्सप्लेनेशन होगी वो आपको लिखना है ए ग्रुप ऑफ वर्ड which makes a complete सेंस। ये आपके ग्रामेटिकल रूप से ठीक है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ये वर्डों का ग्रुप तो होता है लेकिन वो आपके कंप्लीट सेंस को देने वाले होते हैं, मतलब जो एक ऐसा वर्डों का समूह जो कंप्लीट सेंस को दें, वही मेरा क्या होता है, वर्ड होता है। ठीक है ना। जैसे आपसे कह देते हैं कि सबसे पहले आपका हिंदी में पढ़ते हैं पहले वर्ण बना, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट होती है वर्ण, वर्ण के बाद आपका शब्द बनता है, शब्दों का समूह मिलकर के वाक्य बनाता है। ठीक है ना। ऐसे ही इसमें होता है, जब हम सबसे पहला हमारा लेटर होता है, लेटर से हम किस पर जाते हैं, वर्ड पर जाते हैं, और वर्डों का सही रूप से कंप्लीट सेंस के हिसाब से उनका जो समूह होता है वही जा कर के क्या बनाता है, सेंटेंस होता है। जैसे मैं आपका एक एग्जांपल लिख दूं, ही इज माई फ्रेंड, इसका मतलब वह मेरा मित्र है। ये तो है मेरा इसकी सही एक्सप्लेनेशन सेंटेंस के हिसाब से। यदि मैं ऐसे लिख देता माई फ्रेंड ही इज, वर्ड तो मैंने यहाँ भी यूज किया था 1 2 3 4, और यहाँ पर भी यूज किए 1 2 3 4, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मेरा कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है। कंप्लीट सेंस मतलब ग्रुप तो ये भी है, आपका वर्डों का ग्रुप तो ये भी है और वर्डों का ग्रुप ये भी है, तो ये हमारा कैसा है, ग्रामेटिकल रूप से गलत, और ये कैसा है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर शब्दों का सही से यूज किया है कि कौन सा सब्जेक्ट फिक्स है, कि सबसे पहले तुम्हारा सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, उसके बाद मेरा वर्ब आती है, ठीक, उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो भी कुछ होता है अदर वर्ड वो आ जाता है आपका। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं हम। कभी भी आपसे सेंटेंस की परिभाषा पूछ ले तो आपको क्या बताना है, सेंटेंस की परिभाषा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब एक शब्दों का ऐसा समूह जो हमें कंप्लीट सेंस देता हो, वो मेरा सेंटेंस होता है। देखो आपका जो सेंटेंस है वो मेनली रूप से 3 रूपों में डिवाइड कर दिया जाता है। कौन कौन से में, एक तो तुम्हारा सब्जेक्ट होता है, एक तुम्हारी वर्ब होती है, और एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें हम जानेंगे कि अब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला, करने वाला मतलब जो कर्ता होता है, जिसके ऊपर पूरा कार्य निर्भर होता है, जो मेन व्यक्ति होता है काम को करने वाला, वही मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे सब्जेक्ट में, it is the person who doing an action, मतलब ये ऐसा पर्सन होता है, थिंग होता है, कुछ भी लिख लो, जो
किसी भी कार्य को करता हो। और क्या कह सकता हूँ मैं, और विच या फिर हु टेल्स या फिर टॉक अबाउट देम, जिसके बारे में जो भी बात की जाती है वो मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल में कह दूं, स्काई इज ब्लू। अब स्काई के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो कैसा है, जो आपका आसमान होता है वो कैसा है, नीला है। तो किसके बारे में कह रहे हैं, आसमान के बारे में कह रहे हैं कि वो कैसा है, नीला है। तो वो सबसे पहले जिसके बारे में जो कह रहे हैं वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को पहचानना आ गया। आप इसे एक, जब भी आपकी जो साउंड है वो आवाज़ निकले हु की या फिर विच की, ज़्यादातर आपको इसी से पहचान हो जाएगी, हु या विच। मान लो ये सेंटेंस आ गया, स्काई इज ब्लू। अरे नीला कौन है, कौन लगाकर, जब भी आप क्वेश्चन पूछ कर देख लो, कोई भी सेंटेंस है उससे क्वेश्चन पूछ लो। जैसे इसमें लिखा था स्काई इज ब्लू, नीला कौन है, कौन की आवाज़ आ रही है, तो कौन मतलब स्काई। तो स्काई मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया मेरा स्काई। ठीक है, इससे आगे और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या ले लें, जैसे मैंने अभी लिया था, इसे छोड़ो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें कैसे पहचान, क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें आप सिंपल ये मत देखो कि हमें सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा। आप सिंपल इससे क्वेश्चन पूछ लो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है। आप क्वेश्चन ऐसे ही तो पूछोगे कि जो क्रिकेट है वो कौन खेल रहा है, क्रिकेट कौन खेल रहा है। तो इसका आंसर दे दो इसी में से देखकर, आई। कौन की जगह पर क्या आ गया, आई, मतलब मैं। तो ये आई क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सब्जेक्ट पहचानना आ गया होगा। और एग्जांपल ले लो, जैसे मैं आपसे कह दूं, द फ्रूट फेल ऑन द लॉइन। जैसे आप कोई भी इमेज बना लो ऐसे, जैसे मान लो मैंने ये पेड़ लगा दिया और इस पर ये फल लगा दिए यहाँ पर, और यहाँ पर तुम्हारा कोई भी लॉइन बैठा दिया मैंने ऐसे, ये फल है नीचे गिर रहा है। द फ्रूट फेल ऑन द लॉइन, लॉइन के ऊपर कौन गिरा है, फल गिरा है। तो द फ्रूट क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो उम्मीद है कि आप अब सब्जेक्ट को तो आराम से फाइंड कर लेंगे। तो आगे पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है कर्म, मतलब जिसको कर्म का फल मिले। हु, सिंपली लैंग्वेज याद रख लेना, हु रिसीव एन एक्शन, मतलब करता कोई भी कार्य करता है और उसके एक्शन को लेने वाला जो पर्सन है, थिंग है, वही मेरा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल अभी लिखा था, द फ्रूट फेल ऑन द लॉइन। देखो ऑब्जेक्ट को, उसमें सब्जेक्ट को पहचानने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, हु का लगा लो या फिर विच का सेंस लगा लो, सिंपली आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट के लिए क्या सेंस लगानी है आपको, व्हाट की। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, द फ्रूट फेल ऑन द लॉइन, ठीक है, मतलब जो फल है, जो द फ्रूट फेल ऑन द लॉइन, मतलब जो गिरने का जो फल पड़ा है वो किस पर पड़ा है, लॉइन पर। तो ये लॉइन मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे कह दूं, द स्नेक
किल्ड बाय मी। तो इसमें जो सांप है, सांप का मरना किस पर निर्भर कर रहा है? मेरे पर। मतलब जो सांप मरा है उसका फल किस पर पड़ गया? मेरे पर, मी पर। तो जो सांप मरा है वो इसका कैसा रूप बन गया आपका? जो मी है ना, ये आपका इनडायरेक्ट रूप से कह रहा है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है ना। और उसके आगे चलते हैं हम कि हम वर्ब को कैसे पहचानेंगे। वर्ब क्या होती है? वर्ब का मतलब होता है आपका क्रिया। ठीक है ना। जो आपकी वर्ब है वो क्रिया होती है, मतलब जो भी पर्सन है जो उसके कार्य करने की जो क्रिया कहलाती है, कार्य करना ही क्या कहलाता है? उसकी क्रिया। जैसे रोना, खाना, पीना, ये सभी आपकी किस में आ जाती हैं? वर्ब में आ जाती हैं। जैसे ही इज रीडिंग ए बुक। तो आपको पहचानना है ही क्या है? मेरा सब्जेक्ट। कौन पढ़ रहा है? ही पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? वाट। वाट की सेंस आ रही है ना, तो वाट मेरा ऑब्जेक्ट की सेंस देता है। तो ये ऑब्जेक्ट, ए बुक क्या आ गया मेरा? ऑब्जेक्ट। रीडिंग पढ़ना, ये पढ़ना ही मेरा क्या है? वर्ब है। ठीक है ना। और एग्जांपल ले लो कोई। और एग्जांपल क्या ले लें? जैसे मैं आपसे कह दूं राम ईट्स द फूड। तो इसमें क्या पहचानेंगे? सब्जेक्ट पहचानो। राम मेरा क्या है? सब्जेक्ट। द फूड मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पूछ लो, भोजन कौन खाता है? कौन की सेंस आ रही है? तो सब्जेक्ट है। क्या खाता है? क्या की सेंस आ रही है? तो ऑब्जेक्ट है। और खाने की सेंस आ रही, खाना है, तो ये मेरा क्या है? वर्ब। तो उम्मीद है कि आज आपने सब्जेक्ट को फाइंड करना, ऑब्जेक्ट को फाइंड करना और वर्ब को फाइंड करना सीख लिया होगा। देखो भाई, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब यही आपके मेन होते हैं, और जब तक आप इनको ही पहचानना नहीं सीखेंगे तो आपको आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले तुम्हें इसी की प्रैक्टिस करनी है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना, वर्ब को पहचानना और ऑब्जेक्ट को पहचानना। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और उम्मीद है कि आज आपकी जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। तो अब आपको ये क्लास लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करनी है। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट वीडियो।